एक्शन रिसर्च के स्टेप्स के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं कि एक्शन रिसर्च का टाइटल कैसे लिखना चाहिए और एक्शन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखने चाहिए। इस एपिसोड के अंदर हम आपको परिकल्पना कैसे बनानी है या परिकल्पना को किस प्रकार से लिखा जाएगा इसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि परिकल्पना समस्या का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है या परिकल्पना किसी समस्या के हल के बारे में इंटेलिजेंट गेस होता है। क्योंकि परिकल्पना एक इंटेलिजेंट गेस होता है तो इसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। परिकल्पना के प्राय दो बेसिस होते हैं। एक है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर और दूसरा है थ्योरी। इनके परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शोधकर्ता नल हाइपोथेसिस बना सकता है या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना सकता है। इसका निर्धारण शोधकर्ता अपने हिसाब से नहीं कर सकता। इसके लिए उसे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर या थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है। अगर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का आधार है तो शोधकर्ता को पता चल सकता है कि शोध के चर से संबंधित कोई शोध नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में शून्य परिकल्पना ही बनानी पड़ेगी, यानी नल हाइपोथेसिस ही बनाना पड़ेगा। अगर कुछ शोध हुए हैं लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है तो भी नल हाइपोथेसिस ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर वेरिएबल से संबंधित बहुत सारे शोध हुए हैं तो एनालिसिस के बाद मान लीजिए पता चलता है कि 80% रिसर्चेस की फाइंडिंग एक दिशा देती है या फाइंडिंग से एक दिशा मिलती है, 5% रिसर्चेस की फाइंडिंग से दूसरी दिशा मिलती है और 15% रिसर्चेस की फाइंडिंग से कोई दिशा नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता नल हाइपोथेसिस नहीं बना सकता, क्योंकि दिशाई परिकल्पना बना सकता है, इसलिए कि अधिकतर जो शोधों के फाइंडिंग्स हैं वो एक दिशा दे रही हैं और वो दिशा स्पष्ट है, इसलिए हमको नल हाइपोथेसिस की जगह डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ही बनाना चाहिए। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की दिशा वो ही होगी जो मैक्सिमम रिसर्चेस की फाइंडिंग से निकलती है। इसके विपरीत अगर पूर्व में किए गए शोध से कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिलती है तो वहाँ पर शून्य कल्पना ही बनानी चाहिए। अक्सर संबंधित साहित्य के आधार पर शून्य कल्पना ही बनाई जाती है, क्योंकि अधिकतम शोधों के अभाव में दिशा देना संभव नहीं है। सामान्य तौर पर अध्यापक शोधकर्ता रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को ही समस्या का आधार बनाते हैं और उसको परिकल्पना बनाने में उपयोग में लेते हैं। इसलिए अधिकतर शून्य परिकल्पना बनाई जाती है, यानी नल हाइपोथेसिस ही बनाया जाता है।
शोधकर्ता अक्सर थ्योरी का उपयोग एक्शन रिसर्च में नहीं करता है। अगर थ्योरी परिकल्पना का आधार बने तो ऐसी स्थिति में डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ही बनाना चाहिए। सिद्धांत ही दिशा का बोध कराता है। परिकल्पना को वर्तमान काल में ही लिखना चाहिए क्योंकि इसका कोई आधार होता है। परिकल्पना का कथन लिखते समय सिग्निफिकेंट यानी सार्थक शब्द का उपयोग करना जरूरी है यानी अनिवार्य है। सार्थक शब्द बोध कराता है कि जो भी परिवर्तन चर में दिख रहा है यानी जो वेरिएबल में चेंज आपको दिख रहा है वह बाई चांस नहीं है लेकिन इंटेंशनल है। योग करने के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों के तनाव के औसत अंकों की तुलना करना इस उद्देश्य से संबंधित शून्य परिकल्पना है। योग करने के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों के तनाव के औसत अंकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से शिक्षण से पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों की गणित में औसत उपलब्धि अंकों की तुलना करना। इस उद्देश्य से संबंधित शून्य परिकल्पना इस प्रकार है। शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से शिक्षण से पूर्व तथा शिक्षण के पश्चात विद्यार्थियों की गणित में औसत अंकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। कक्षा कक्ष कार्य यानी असाइनमेंट के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों की हिंदी में उपलब्धि के औसत अंकों की तुलना करना। इस उद्देश्य से संबंधित नल हाइपोथेसिस इस प्रकार है। असाइनमेंट करने के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों की हिंदी में उपलब्धि के औसत अंकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अंग्रेजी में शुद्ध लेख के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों की अंग्रेजी में उपलब्धि के औसत अंकों की तुलना करना इस उद्देश्य से संबंधित शून्य परिकल्पना है। अंग्रेजी में शुद्ध लेखन के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों की अंग्रेजी में उपलब्धि के औसत अंकों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप CIET में अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और आपको उसके आंसर्स मिल सकते हैं। धन्यवाद।